हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करेंगे। वो टॉपिक होगा रोल ऑफ गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स रूल। देखो, अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। बेसिकली जो हम ब्रॉड जो हेडिंग पढ़ रहे हैं ना, वो हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्टेट एंड सेंटर के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, उस वो कौन कौन सी कन्फ्लिक्ट है और कौन कौन से एरियाज में हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग समझेंगे कि जो गवर्नर की पोजीशन है उसको क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि गवर्नर की पोजीशन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पोजीशन है। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पर गवर्नर की पोजीशन की वजह से सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो कन्फ्लिक्ट अराइज होती है, जिसकी वजह से हमारा फेडरलिज्म अफेक्ट होता है, हम थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करते हैं। द रोल ऑफ गवर्नर हैज ऑलवेज बीन कंट्रोवर्शियल इशू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। द गवर्नर इज नॉट एन इलेक्टेड ऑफिस होल्डर। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पर कि जो गवर्नर का जो रोल रहा है उसकी वजह से सेंटर एंड स्टेट में काफ़ी ज़्यादा हमेशा इशू बने रहते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने, इस पूरे टॉपिक में हम ये चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा गवर्नर के बारे में। गवर्नर, अगर आप देखोगे, गवर्नर की जो पोजीशन होती है किसी भी स्टेट में, वो ठीक वैसे ही होती है जैसे इंडिया के लेवल पर प्रेसिडेंट की होती है। यानी कि जो गवर्नर होता है वो उस पर्टिकुलर स्टेट का क्या होता है, हेड होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेट का हाईएस्ट ऑफिस होता है। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव एक तरीके से गवर्नर होता है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में। अब क्योंकि ये सबसे बड़ी पोजीशन है, लेकिन सबसे बड़ी पोजीशन होने के बावजूद भी क्या होता है कि ये जो गवर्नर है, गवर्नर को इलेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, गवर्नर को इलेक्ट नहीं किया जाता है, रादर क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड हमें पता है कि प्रेसिडेंट को कौन बोलेगा अपॉइंट करने के लिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलॉन्ग विथ प्राइम मिनिस्टर। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि स्टेट में जो सबसे बड़ी पोजीशन है गवर्नर की, ठीक है, उसको स्टेट के लोग या जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो डिसाइड नहीं करते हैं उनकी अपॉइंटमेंट। रादर सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस राज्य में कौन गवर्नर बनेगा। समझ रहे हो इस बात को? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें समझ में आ गई कि किस तरीके से स्टेट के जो एक सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल पोजीशन है उसमें सेंटर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सेंटर डिसाइड कर रहा है कि कौन गवर्नर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। समझ में आ गया? अच्छा, besides, the governor is appointed by the central government and therefore the actions of the governor, they are often viewed as interference by the central government in the functioning of state government। क्योंकि अपॉइंटमेंट किसके द्वारा करी जा रही है? गवर्नर की अपॉइंटमेंट करी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसीलिए अपॉइंटमेंट कर ली जा रही है। तो अब पता है क्या, गवर्नर के, जब भी हम किसी गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर के डुअल रोल होते हैं। गवर्नर के हमेशा क्या होते हैं? डुअल रोल होते हैं। डुअल रोल होते हैं गवर्नर के। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है जिस राज्य में वो गवर्नर बनते हैं तो उसके हेड के तौर पर काम करेंगे। पहली चीज़ तो ये होगी। समझ में आ गया? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, बिकॉज दे आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करी जाती है। अब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दैट इज वाई गवर्नर का दूसरा जो रोल होता है, गवर्नर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर। कैसे काम करते हैं गवर्नर? गवर्नर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर। ठीक है, सेंटर के एजेंट के तौर पर काम करते हैं राज्य में। इसको ऐसे समझो, देखो जनरली क्या होता है ना कि जब स्कूल में भाई बहन एक साथ पढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है, मम्मी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देती है कि जो छोटा भाई है या फिर जो छोटी बहन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े भाई या बड़ी बहन को दी जाती है और बोला जाता है कि इस पर नज़र रखना स्कूल में। ठीक है, कि ये ठीक तरीके से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ब्रेक्स में मिलते रहना, चेक करते रहना, जब भी ब्रेक होगा तो उससे बातचीत करते रहना। ठीक है, इस तरीके से क्या बोला जाता है? नज़र रखने के लिए बोला जाता है। और किसको बोला जा रहा है? बड़े भाई या बड़ी बहन को बोला जा रहा है। तो क्या होता है ना, छोटा भाई या छोटा बहन कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से अपने बड़े भाई या बड़ी बहन की नज़रों में ना आ पाऊँ, है ना? जनरली हम लोग करते हैं ये चीज़। सेम टू सेम चीज़ कभी अगर आप किसी कोचिंग क्लास में जाते हो, ठीक है, तो कोचिंग क्लास में आपका और आपका दोस्त, आप खुद और आपके दोस्त एक साथ अगर पढ़ने जाते हो तो होता क्या है कि आपकी मम्मी बोलती है आपके दोस्त को कि अगर ये कोई गड़बड़ करे ना तो मुझे बता देना। ठीक है, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है आपके दोस्त को कि आपके ऊपर नज़र रखे, और अगर आप थोड़ा सा कुछ भी गड़बड़ करते हो, कुछ भी नटखट करते हो, कुछ काम करते हो, तो फिर तुरंत आपका दोस्त क्या करे? बता दो आपकी मम्मी को। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये एक ऐसा काम किया जा रहा है कि आपकी मम्मी के एजेंट के तौर पर आपका दोस्त काम करेगा, आपके ऊपर नज़र रखेगा। सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं गवर्नर को, एंड गवर्नर
क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, इसीलिए दे ऑल्सो अलॉन्ग विद कि वो हेड ऑफ द स्टेट तो है ही, लेकिन साथ साथ में वो एजेंट ऑफ सेंटर के तौर पर भी काम करेंगे। वो ये देखते रहेंगे बार बार कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, अगर कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आती है जब 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 सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, जब स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट में ही वहाँ पर वो काम करते हैं राज्यपाल, गवर्नर, तो जब स्टेट गवर्नमेंट कभी भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं करती है तो फिर उसकी रिपोर्ट गवर्नर प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही इसके ओवरऑल जो रोल है वो क्या है, एजेंट ऑफ द सेंटर के तौर पर इस तरीके से वो काम करते हैं। और क्या क्या काम है, किस तरीके से वो सेंटर के लिए काम करते हैं, वो भी हम सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पढ़ा हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि जो गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर की पोजीशन की वजह से, गवर्नर की पोजीशन को कैसे देखा जा रहा है, गवर्नर की पोजीशन को ऐसा देखा जाता है स्टेट्स के द्वारा दैट इट इज़ लाइक एन इंटरफेरेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कि सेंटर क्या कर रहा है, गवर्नर के थ्रू स्टेट के काम में इंटरफेयर कर रहा है। समझ गए? ठीक है, अब अगर हम बात करें गवर्नर्स कौन कौन बनते हैं, सो मेनी गवर्नर्स हैव बीन रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स या पॉलिटिशियन। तो इनमें से कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सेंटर को लगता है कि हाँ ये अच्छा व्यक्ति है, हमारे लिए काम कर सकता है, तो जनरली क्या किया जाता है, जनरली उसी व्यक्ति को बनाया जाता है। ठीक है, उसी व्यक्ति को किसी राज्य का गवर्नर या राज्यपाल बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई? यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताई गई है कि देखो, अगर सेंटर में और स्टेट में अगर दोनों लेवल पर पार्टी सेम है, ठीक है, सेंटर में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, या सेंटर में भी कांग्रेस है, स्टेट में भी कांग्रेस है, तब तो चीज़ें बहुत स्मूथ चलेगी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी। ठीक है, तब तो सारी चीज़ें स्मूथ चलेगी। लेकिन दिक्कत कब आती है, दिक्कत तभी आती है जब सेंटर में कोई और होती है पार्टी और किसी और स्टेट में कोई और पार्टी होती है, जनरली कन्फ्लिक्ट तब होता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है दैट व्हेन टू डिफरेंट पार्टीज आर इन द पावर एट द सेंटर एंड द स्टेट, द रोल ऑफ द गवर्नर बिकम्स इवन मोर कॉन्ट्रोवर्शियल, तब और ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होता है। ठीक है, जनरली अभी मैं अगर लेटेस्ट बताऊँ आपको, जो अभी रिसेंटली करंट की हैपनिंग्स है, आप अगर न्यूज़पेपर्स भी फॉलो करते हो या ना भी करते हो, थोड़ी बहुत जनरल जानकारी आपको होगी। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, तमिलनाडु की बात कर लें हम लोग या केरला की हम लोग बात कर लें, तो वहाँ पर क्या हो रहा है ना, वहाँ पर जनरली चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्या होती है, टसल होती है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर तमिलनाडु में और केरला में क्या है, एक अलग पार्टी की सरकार है, केंद्र में क्या है, केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो क्या हो रहा है कि जो गवर्नर है, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स गवर्नर को बीजेपी अपॉइंट कर रही है। ठीक है, तो जब बीजेपी के द्वारा गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं तो जनरली अलग अलग पार्टी होने की वजह से हो ये रहा है कि बहुत सारे केसेस में जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, चाहे तमिलनाडु की हो चाहे केरला की हो, वो कोई भी बिल पास कर रही है, ठीक है, बिल किसके पास जाएगा, बिल एट द एंड जब दोनों हाउस से पास हो जाएगा तो जाएगा गवर्नर के पास। लेकिन गवर्नर क्या कर रहे हैं, गवर्नर बहुत सारे ऐसे बिल हैं जहाँ पर गवर्नर चीज़ों को डिले करने के लिए उस पर्टिकुलर बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी है। जब चीज़ प्रेसिडेंट के पास जाएगी तो प्रेसिडेंट के पास बिल रेफर करने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ये जो बिल लेकर आने की कोशिश बार बार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करती है, वो क्या हो रहा है, एट द एंड डिले हो रहा है। तो नुकसान किसको हो रहा है, नुकसान हो रहा है यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, क्योंकि जो बिल वो लोग लेकर आना चाहते हैं वो पास ही नहीं हो पा रहा है, वो एक्ट बन ही नहीं पा रहा है। समझ रहे हो? तो ये इसकी वजह से, इस पर्टिकुलर चीज़ों की वजह से कि जो बिल तुरंत पास हो जाना चाहिए था, लेकिन गवर्नर क्या कर रहे हैं, गवर्नर अपनी पावर को एक तरीके से इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं ताकि वो स्टेट गवर्नमेंट के काम को और ज़्यादा डिले कर सके। समझ रहे हो? तो इसी चीज़ की वजह से क्या बोला जाता है, इसी चीज़ की वजह से जब हम दो अलग अलग पार्टी देखते हैं ना, जब दो अलग अलग पार्टी देखते हैं तो ये जो कन्फ्लिक्ट होती है, जो गवर्नर की पोजीशन होती है, वो और ज़्यादा इवन कंट्रोवर्शियल हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। इसी चीज़ को देखते हुए क्या हुआ, देखो हमारा फेडरलिज्म में जो फर्स्ट फेज़ था लगभग अप टू 1967 बहुत स्मूथ चला, क्योंकि सेंटर में भी कांग्रेस, स्टेट में भी कांग्रेस, तो सारी चीज़ें क्या हुई, स्मूथ तरीके से चली। बट जैसे ही बहुत सारे स्टेट्स में, लगभग 9 स्टेट्स के आसपास, उसमें अलग अलग पार्टीज़, अलग अलग आइडियोलॉजी की सरकार आ गई, अलग अलग पार्टी की सरकार आ गई, तो क्या हुआ, सेंटर में रही कांग्रेस, लेकिन स्टेट्स में अलग अलग सरकार आने की वजह से वहाँ से क्या होने लगा, वहाँ से कन्फ्लिक्ट होनी चालू हो गई। ठीक है, तो ये कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी। ठीक है, ये चीज़ सेंटर को भी थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होने लगा कि हाँ, हमारा फेडरलिज्म कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या नहीं हो पा रहा, सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा। इसीलिए सरकारिया कमीशन को सेटअप किया गया। ठीक है, सो सरकारिया कमीशन
that was appointed by the central government in 1983. It submitted its report in the year of 1988 to examine the issues relating to center-state relation, recommended that the appointment of the governor should be strictly non-partisan. इन सब चीज़ों को देखते हुए जब सेंटर को लगा कि कुछ स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि सेंटर एंड स्टेट दोनों के बीच में क्या हो सके, कॉपरेशन हो सके, ठीक है, कन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा हम कम कर सके, इसीलिए सरकारिया कमीशन को सेटअप किया गया। सरकारिया कमीशन अगर आप देखोगे तो RS सरकारिया हमारे रिटायर्ड जज थे, ठीक है, ही वॉज ए रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंतर्गत हम लोगों ने उनके चेयरमैनशिप के अंतर्गत ये कमीशन बनाई और उनको बोला कि आप थोड़ा सा देखो, सिचुएशन को ऑब्जर्व करो कि आखिरकार सेंटर एंड स्टेट के बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाई क्यों हो रही है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, हमारा फेडरलिज्म अच्छे तरीके से चले, सेंटर स्टेट के बीच में कॉपरेशन रहे, दोनों एक साथ मिलकर के काम करें, इसके लिए क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। तो सरकारिया कमीशन ने रिकमेंडेशन कब दी, 1988 में जाकर के अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। अपॉइंटमेंट कब करी गई थी, 1983 में। तो 5 साल लग गए, ठीक है, 5 साल में सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करा, फिर उसके बाद रिपोर्ट दी। रिकमेंडेशन बहुत सारी थी, लगभग 200 से भी ज़्यादा रिकमेंडेशन थी, लेकिन यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन यहाँ पर दी हुई है वो ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर शुड बी स्ट्रिक्टली नॉन पार्टीजन। सरकारिया कमीशन ने गवर्नर के रोल पर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करा। उन्होंने अंडरस्टैंड करा कि अच्छा जो मेन एरिया है ना कन्फ्लिक्ट होने का, वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं गवर्नर की कंट्रोवर्शियल पोजीशन की वजह से है। गवर्नर का जो कंट्रोवर्शियल रोल इमर्ज करता है बिकॉज ऑफ द पार्टी डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, उस चीज़ की वजह से चीज़ें ज़्यादा है। तो सरकारिया कमीशन ने भी गवर्नर के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा फोकस करा। सबसे पहली चीज़ उन्होंने यही बोली कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट अगर आप करोगे, जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपॉइंटमेंट कर रही है गवर्नर का, तो गवर्नर ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो कि नॉन पार्टीजन हो। नॉन पार्टीजन का मतलब है जो पक्षपात ना करे, ठीक है, ऐसा ना हो कि सेंटर के गवर्नमेंट के लिए ही वो एक तरीके से फेवर करे, ठीक है। अगर बीजेपी के द्वारा बनाया गया गवर्नर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बीजेपी को फेवर करे, बाकी सभी पार्टीज के साथ एक तरीके से क्या करे, बायसनेस दिखाए, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है कि जो गवर्नर है वो नॉन पार्टीजन होना चाहिए। पहली चीज़ तो उन्होंने ये बोली। दूसरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा भी उन्होंने कुछ कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बात बोली जो मेरे हिसाब से हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं बता देती हूँ। उसके अलावा उन्होंने क्या बोला, सरकारिया कमीशन की तरफ से एक और रिकमेंडेशन ये आई कि जो भी गवर्नर बनेगा वो एक डिटैच फिगर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक डिटैच फिगर होना चाहिए पॉलिटिक्स से। मतलब ये उसका बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स से लेना देना ना हो, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स से लेना देना ना हो, बहुत ज़्यादा लोकल पॉलिटिक्स जो स्टेट में चलती है ना, उससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकली एक्टिव होगा तो हम ये कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव है, जो पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्टी है उसके लिए काम कर चुका है, वो कैसे जब गवर्नर बनेगा तो वो अपनी पार्टी को फेवर नहीं करेगा, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, समझ रहे हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकारिया कमीशन ने ये बोला था कि देखो, कोशिश ये करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को जब जब भी गवर्नर को अपॉइंट करे, पहली बात कोशिश ये करना है कि डिटैच फिगर, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, उसको बनाओ, या फिर मतलब एक तरीके से पॉलिटिक्स में डिटैच हो, पॉलिटिक्स से डिटैच हो, और साथ ही साथ कुछ पिछले कुछ 2 से 3 साल में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली वो एक्टिव ना रहा हो, ताकि तभी ये इंश्योर हो सकेगा कि जो ओवरऑल आइडिया है नॉन पार्टीजन का, कि वो पक्षपात ना करे किसी राज्य की सरकार के साथ, क्योंकि उसकी पार्टी, क्योंकि वहाँ पर कोई और पार्टी है और उसको अपॉइंट करने वाली कोई और पार्टी है, तो ये पक्षपात ना हो, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये चीज़ बोली गई थी, ठीक है। तो पूरा फोकस जो था ना सरकारी कमीशन का, कि कहीं ना कहीं अगर हम गवर्नर की जो पोजीशन है, गवर्नर का जो कंट्रोवर्शियल रोल है, अगर हम उसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हो सकता है हमारी सिचुएशन बेटर हो जाए। बट ये क्योंकि रिकमेंडेशन थी, तो रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं होती है गवर्नमेंट के ऊपर कि मानना ही मानना है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, रिकमेंडेशन तो दी, बट एज आज के भी टाइम में हम क्या देख रहे हैं कि हार्डली ही कोई सरकार इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को मानती है। तो 1988 के बाद से जो भी रिकमेंडेशन आई, तो उसमें से कुछ रिकमेंडेशन मानी गई, बट जो पार्टी को नहीं लगता है कि अच्छा ये चीज़ अडॉप्ट वो कर सकते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ नहीं मानी, ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग नहीं थी उनके ऊपर। तो ये चीज़ यहाँ पर इस तरीके से सरकारिया कमीशन का रोल रहा। फिर उसके बाद अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 356 को, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। 356 को समझेंगे, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल जिसको कहा जाता है, उसको समझेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, और ये समझेंगे कि इस पावर का यूज़ करते हुए कैसे सेंटर बार बार क्या कर रहा है, स्टेट के काम में इंटरफेयर कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस भी कर दिया जाता है, एंड किस तरीके से दोबारा से पूरा का पूरा एक राज्य के ऊपर क्या कर लिया जाता है, पूरा सेंटर का कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को हम समझेंगे। पावर्स एंड द रोल ऑफ द गवर्नर बिकम कंट्रोवर्शियल फॉर वन मोर रीज़न। एक रीज़न हमने पढ़ा कि जब
बिल्स भेजे जाते हैं तो बिल्स में डिले हो जाता है, ठीक है। तो बिल डिले हो जाता है तो पूरा का पूरा प्रोसेस भी एक तरीके से स्टेट कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है, स्टेट के काम अफेक्ट हो जाते हैं, डिले हो जाता है सारी चीज़ों में। एक तो वो चीज़ हमने पढ़ी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अब जो हम करेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल 356 के बारे में। सो आर्टिकल 356 विच प्रोवाइड्स फॉर द प्रेसिडेंट्स रूल इन एनी स्टेट। आर्टिकल 356 क्या है? आर्टिकल अगर आप देखोगे 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, ठीक है। आर्टिकल 352 होता है, एक 352 होता है। 352 के आर्टिकल 352 प्रोवाइड करता है नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजंस के रिगार्डिंग, ठीक है। 356 क्या प्रोवाइड करता है? 356 बताता है प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, ठीक है। तो जैसे ही आर्टिकल 356 इम्पोज कर दिया गया तो क्या हो जाता है, एक राज्य में प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है और वहां से स्टेट गवर्नमेंट का जो रूल होता है ना वो खत्म हो जाता है। इस चीज़ को क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंट्स रूल। और प्रेसिडेंट्स रूल कब लगता है? जब आर्टिकल 356 का यूज़ किया जाता है। ओके, सो दिस प्रोविजन, अब हम समझते हैं कि ये प्रोविजन कब इस्तेमाल किया जाना चाहिए। This provision is to be applied when a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, है ना। थोड़ा सा देखो, जब भी आप लीगल टर्म्स को पढ़ोगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ोगे तो बहुत सारी लीगल लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, समझ में आ जाएगी। इस लाइन का मतलब ये है कि आर्टिकल 356 का जो यूज़ है वो कब होगा, इसका एप्लीकेशन कब होगा? तब होगा जब कभी किसी भी राज्य में एक ऐसी सिचुएशन आ गई है, किसी भी राज्य में जब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जब वहाँ पर वो राज्य सरकार, वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चल पा रही है, ठीक है। यानी कि सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी किसी राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चल पा रही है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा? उस कंडीशन में प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 का यूज़ करेंगे एंड वहाँ पर क्या किया जाएगा? इमरजेंसी या एक तरीके से जो प्रेसिडेंट रूल है वो लगा दिया जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल का दूसरा नाम क्या है? स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है इस चीज़ को, और एक और नाम इसको बोला जाता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कह लो उसको, स्टेट इमरजेंसी कह लो, और नॉर्मल भाषा इसको, नॉर्मल भाषा में हम लोग उसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। राष्ट्रपति का शासन लग जाना किसी भी राज्य में। समझ में आ गई बात? तो कब लगता है? जब स्टेट गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चल पाती है तब, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि सेक्युलरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, तो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको सेक्युलरिज्म को फॉलो करना है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कभी भी सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को वायलेट कर देती है, देन इन दैट कंडीशन क्या माना जाएगा? कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चल रही है, ठीक है। और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट कर रही है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल वहां पर लगाया जा सकता है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल से क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब मान लो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन द टेक ओवर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। क्योंकि देखो प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट एट द एंड यूनियन लेवल पर काम करते हैं और जो गवर्नर है वो स्टेट लेवल पर काम करते हैं। तो जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगा, राष्ट्रपति शासन लगा, स्टेट गवर्नमेंट होगी खत्म, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चले गए, ठीक है, उनका रूल हो गया एंड। और वहां पर टेक ओवर कौन करेगी? वहां पर टेक ओवर करेगी यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से भी ये एक इंटरफेरेंस के तौर पर देखा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर खत्म हो जाता है एंड पूरा स्टेट को संभालने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? यूनियन गवर्नमेंट की यहाँ पर हो जाती है। द प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एक्सटेंडेड टिल 3 years। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बात और है कि जो प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है कि मतलब जो प्रेसिडेंट का प्रोक्लामेशन है ना, प्रेसिडेंट का जो रूल, प्रेसिडेंट रूल जो लगता है उसको पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव भी करवाना होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही एक बार प्रेसिडेंट रूल लगा तो जनरली 2 महीने तक का टाइम होता है, 2 month तक का टाइम होता है। 2 महीने के अंदर अंदर वो जो रेजोल्यूशन है उसको लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों हाउस में लेकर आया जाएगा, उस पर डिस्कशन होगी, उस पर वोटिंग होगी। जब पार्लियामेंट वोट कर देगा, अप्रूव कर देगा कि ठीक है इस पर्टिकुलर राज्य में प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, जब पार्लियामेंट ये चीज़ बोल देगी तब जा करके क्या होता है, तब जा करके वहाँ पर फाइनली जो प्रेसिडेंट रूल है वो चलता है, ठीक है। और कितने साल तक मैक्सिमम चल सकता है? प्रेसिडेंट का जो रूल है, जो राष्ट्रपति शासन है, वो 3 साल तक एक्सटेंड कर दिया जा सकता है। कितने साल तक? 3 साल तक वो एक्सटेंड कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी मन मुताबिक किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया और वो चलता ही जा रहा है, नहीं।
अगर एक बार राष्ट्रपति शासन लगा, उसको संसद में लेकर आना पड़ेगा, उसको लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी अप्रूवल मिलेगी, वोटिंग होगी। जब राज्यसभा लोकसभा दोनों के दोनों जो हाउस अप्रूव कर देंगे सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, तब जा करके क्या होगा, तब जा करके फाइनली वो प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड होता है एंड वो कंटिन्यू होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब और क्या बोला गया है यहाँ पर, द गवर्नर हैज़ द पावर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि गवर्नर के पास ये पावर है कि वो रिकमेंड कर सकते हैं डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखो टॉपिक पर दोबारा आते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि गवर्नर का रोल क्यों कंट्रोवर्शियल कहा जाता है। ठीक है, तो हम उस चीज़ को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 356 का यूज़ कैसे किया जाता है, प्रेसिडेंट का रूल लगाने के लिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। होता कैसे है उसका थोड़ा सा 1-2 मिनट में मैं थोड़ा सा प्रोसेस बताती हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। हमें पता है कि गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर वहाँ पर काम कर रहे हैं सेंटर के एजेंट के तौर पर। तो जब गवर्नर को लगेगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं कर पा रही है या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में गवर्नर एक रिपोर्ट भेजेंगे। गवर्नर पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, पूरे सबूत एविडेंसेस के साथ चीज़ें प्रिपेयर करेंगे और वो रिपोर्ट जाएगी किसके पास, वो रिपोर्ट वो भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट के पास ये रिपोर्ट आती है और प्रेसिडेंट उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, तब जा करके क्या होता है, उस बेसिस पर, उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बेसिस पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगते ही स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती है, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हटाया दिए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली भी हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, या तो स्टेट असेंबली को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, या फिर डिसॉल्व भी कर दिया जा सकता है, यानी कि भंग कर दिया जा सकता है। स्टेट असेंबली जो थी, स्टेट असेंबली को पूरी स्टेट असेंबली को भंग कर दिया जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हो, डिसॉल्व कर दिया जा सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। और ये करने की पावर कौन है, ये पावर जो है ना, करने की पावर किसके हाथ में है, ये गवर्नर के हाथ में है। क्योंकि हमें पता है कि गवर्नर ही वहाँ पर क्या है, मेन एग्जीक्यूटिव हेड है। तो वहाँ पर गवर्नर ही ये सारी के सारे काम कर सकते हैं। गवर्नर जब, प्रेसिडेंट जब बोलेंगे तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर स्टेट में काम कौन कर रहे हैं, गवर्नर कर रहे हैं। तो जब प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट भेजी जाएगी, प्रेसिडेंट बोल देंगे कि ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा तो फिर वहाँ पर गवर्नर उस राष्ट्रपति शासन को लागू करवाने के लिए क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करेंगे, या फिर जो स्टेट असेंबली है उसको डिसॉल्व करना होगा या सस्पेंड करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें चलती है। अब ये चीज़ जो है ना, ये जो पावर मिली है ना, सेंटर को जो पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इससे दिक्कत कब आती है, इससे दिक्कत आती है बहुत सारी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर इस पावर को गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। इस पावर को गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। कैसे, क्या क्या केसेस है उसको हम समझेंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स डिसमिस्ड इवन व्हेन, यहाँ पर हम कुछ सर्टेन ऐसे केसेस देखेंगे, 1-2 एग्जाम्पल ऐसे देखेंगे जहाँ पर आर्टिकल 356 या प्रेसिडेंट रूल लगना नहीं चाहिए था, लेकिन लगाया गया। ठीक है, तो जब लगाया गया तो क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हो रहा है, सेंटर इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, अपनी पावर ऑफ आर्टिकल 356 को मिसयूज़ किया जा रहा है। तो हम मिसयूज़ के केसेस को थोड़ा सा समझेंगे। In some cases, state government were dismissed even when they had a majority in the legislature, as had happened in the Kerala in 1959. पहला केस क्या है, केरला में 1959 में, मैं केस बता देती हूँ। 1959 में केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पूरी मेजॉरिटी के साथ में गवर्नमेंट थी वहाँ पर। ठीक है, पूरी मेजॉरिटी थी गवर्नमेंट के पास। अच्छा, तो क्या होता है, केरला में 1959 में कुछ वायलेंस हो जाता है, कुछ हिंसा भड़क जाती है। हिंसा की वजह से डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। इसके बेसिस पर, क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगी, वायलेंस हो गया, इसके बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट केरला की गवर्नमेंट को हटा देती है और वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा देती है। समझ रहे हो, तो ये क्या है, ये है कि भाई नॉर्मल अगर सिचुएशन है, अगर चलो ठीक है मान लिया कि वायलेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गई, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा पैरामीटर नहीं है पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करने के लिए। लेकिन ऐसा किया गया मेजॉरिटी होने के बावजूद भी, क्योंकि थोड़ी सी वहाँ पर क्या हुआ, वायलेंस अगर क्रिएट हो गया तो फिर वहाँ पर कांग्रेस ने क्या किया, उस पर्टिकुलर रेजिम वहाँ पर क्या किया, कांग्रेस ने वहाँ पर, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने वहाँ पर क्या कर दिया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। ठीक है, तो ये पहला केस है। साथ ही साथ में एक और केस होता है विदाउट टेस्टिंग मेजॉरिटी, एज हैपेंड इन द सेवरल अदर स्टेट्स आफ्टर 1967। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है, दूसरा जब मिसयूज़ होता है तो वो कैसे होता है, जब किसी भी
कभी भी कोई राज्य में कोलिशन गवर्नमेंट होती है, ठीक है, तो बिना उनकी मेजॉरिटी को प्रूव करवाए, ठीक है, बिना उनकी मेजॉरिटी को प्रूव करवाए ही जो गवर्नर है वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेज देते हैं एंड फाइनली वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, यानी कि आर्टिकल 356 लगा दिया जाता है, ठीक है, विदाउट इवन टेस्टिंग देयर मेजॉरिटी, ठीक है। इस बिहाफ पर कि ये जो सरकार है ये सरकार नहीं चल पाएगी क्योंकि इसके पास मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये गलत क्यों है, ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है एट प्रेजेंट किसी भी राज्य में जो सरकार है उसको ये अलाउ किया ही नहीं जा रहा है कि वो मेजॉरिटी प्रूव करे, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जब किसी भी गवर्नमेंट को जब ये बताया ही नहीं गया, उनको ये चांस ही नहीं दिया गया कि वो अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कर सके, और उससे पहले ही वहाँ पर उस सरकार को भंग कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से मिसयूज़ का ही एक दूसरा केस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, ये सारी चीज़ों की वजह से धीरे धीरे जो राज्य थे, जब उनको लगा कि ये बहुत मिसयूज़ किया जा रहा है आर्टिकल 356, तो वो कहाँ गए, वो गए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट हैड रूल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन टू इम्पोज द प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एग्जामिन्ड बाय द जुडिशरी, ठीक है। बहुत सारे केसेस ऐसे आए, बहुत सारे केसेस में मिसयूज़ किया गया, बार बार मिसयूज़ किया गया, ठीक है। छोटी सी कुछ घटना हो जाती है और इस घटना के नाम पर क्या कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, ठीक है, बिना गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट को बिना ये अलाउ करे कि वो कम से कम अपनी मेजोरिटी को तो प्रूव करे, उनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी जा रही थी कि वो अपने सदन में अपनी मेजोरिटी को प्रूव करे, उससे पहले ही वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जा रहा है, ठीक है। ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास गए, स्टेट्स जिस गवर्नमेंट को इस तरीके से गलत तरीके से हटाया गया वो सब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रूल किया कि जो प्रेसिडेंट रूल लगेगा ना, जो प्रेसिडेंट रूल लगेगा वो जुडिशरी के द्वारा एग्जामिन किया जा सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो द कोर्ट रूल दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन टू इम्पोज द प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एग्जामिन्ड बाय द जुडिशरी। जो प्रेसिडेंट रूल लगा है वो सही है या नहीं है, वो गलत है या सही है, ये चीज़ एग्जामिन करने कौन कर सकता है, जुडिशरी कर सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्टिकुलर चीज़ बताई और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जब भी कोई ऐसा मिसयूज़ की चांस आती थी तो सब लोग क्या कहा जाते थे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते थे एंड देन सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन किया करता था कि ये प्रॉपर यूज़ है आर्टिकल 356 का या मिसयूज़ है, ठीक है। एक हिस्टोरिक जजमेंट आया, ठीक है, मैं उसके बारे में बता देती हूँ, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। 1994 में क्या हुआ, इन्हीं सब केसेस की वजह से 1994 में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है SR बोम्मई, ठीक है, SR बोम्मई जजमेंट में क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट के पास यही सारे केसेस गए कि आर्टिकल 356 का बहुत गलत यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस दी कि आर्टिकल 356 को बहुत ओकेजनल तरीके से यूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि जब मर्जी आ रही है छोटी छोटी बात पे भी आर्टिकल 356 का मिसयूज़ आप कर रहे हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ओकेजनली, कभी कभी ही बहुत रेयर तरीके से इसका यूज़ करना है, जब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तभी जा करके इसका यूज़ करना है, वरना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर बिगड़ी, इट डज़ नॉट मीन कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बहुत क्लैरिफाई करा कि ये आर्टिकल 356 सेंटर के पास एक पावर है बट इट डज़ नॉट मीन कि वो मिसयूज़ करेगी इस पावर को ओकेजनली ही इस्तेमाल करना है, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रॉपर गाइडलाइंस दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि क्या इम्प्रॉपर यूज़ होता है आर्टिकल 356 का और क्या प्रॉपर यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बेसिस पर भी ये पूरा क्लैरिटी दिया गया, सेंटर को बताया गया कि अगर ऐसा करोगे तो ये गलत यूज़ है आर्टिकल 356 का, और जब कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है तो जा करके वो माना जाएगा कि वो सही यूज़ है आर्टिकल 356 का। तो इससे क्या हुआ, इससे सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को गाइडलाइंस दी, ये बताया कि किस कंडीशन में ही आर्टिकल 356 का यूज़ हो सकता है और किस में नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बताया कि अगर कहीं किसी भी राज्य में अगर मिस एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, अगर कोई राज्य सरकार एडमिनिस्ट्रेशन करने में कहीं ना कहीं एक तरीके से कमज़ोर नज़र आती है, डज़ नॉट मीन कि आप वहाँ पर आर्टिकल 356 का यूज़ कर दोगे और वो सरकार को बर्खास्त कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता, वो गलत यूज़ होगा। अगर कहीं पर किसी गवर्नमेंट के ऊपर करप्शन के चार्जेस है तो इट डज़ नॉट मीन कि वहाँ पर आप 356 का यूज़ कर दोगे, वो भी एक मिसयूज़ होगा। इस तरीके से वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में जो जजमेंट दिया उसके बाद बहुत क्लैरिटी के साथ बताया कि सेंटर कब अपनी पावर को आर्टिकल 356 को यूज़ कर सकता है और कब अगर उसने इस्तेमाल किया तो कब उस पर्टिकुलर चीज़ को गलत ठहराया जाएगा एंड सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर वो केस आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर
वहाँ पर जिस राज्य में इमरजेंसी लगी है, प्रेसिडेंट रूल लगा है, वहाँ पर उस इमरजेंसी को ख़त्म भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और दोबारा से उस स्टेट गवर्नमेंट को इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हुई है। फिर उसके बाद आर्टिकल 356, एक और जो इंपॉर्टेंट बात बताई गई है वो ये है कि आर्टिकल 356 वॉज यूज वेरी स्पैरिंगली अंटिल 1967। ठीक है, मतलब क्या है, सीधी सी बात हमें पता है कि जब आज़ादी से लेकर के लगभग 1967 तक सेंटर एंड स्टेट दोनों में ही कांग्रेस का रूल था। इसकी वजह से आर्टिकल 356 का यूज़ बहुत कम हो रहा था। ठीक है, लगभग ना के बराबर था। कभी जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन थी तभी जा करके इसका यूज़ हो रहा था, वरना नॉर्मली यूज़ नहीं किया जा रहा था क्योंकि सारी चीज़ें बहुत आराम से चल रही थी। लेकिन क्या हुआ 1967 के बाद से ही, व्हेन मेनी स्टेट्स हैड द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस वाज इन पावर एट द सेंटर, तो उसके बाद क्या हुआ, द सेंटर हैज़ ऑफन यूज दिस प्रोविजन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट और हैज़ यूज्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर टू प्रिवेंट द मेजॉरिटी पार्टी और द कोलिशन फ्रॉम एज्यूमिंग ऑफिस। For instance, the central government removed the elected governments in the Andhra Pradesh and the Jammu Kashmir in the decades of 1980s। क्या बोला जा रहा है कि जब से पार्टी जो रिजीम चेंज हुआ ना, देखो स्टार्टिंग में भी हमने, इससे पहले भी हमने एक चीज़ बार बार ये चीज़ पढ़ी कि जब पार्टी चेंज हो जाएगी ना, सेंटर में कोई और पार्टी होगी, स्टेट में कोई और पार्टी होगी, तभी जा करके हमेशा जो कन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर आर्टिकल 356 के केस में भी यही हुआ कि 1967 तक तो चीज़ें स्मूथ चल रही है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा, बट जैसे ही स्टेट में अलग अलग पार्टीज़ आई तो क्या हुआ, तो फिर वहाँ पर जो आर्टिकल 356 था उसका मिसयूज़ भी किया जाने लगा एंड बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाने लगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ में ऑफिस ऑफ गवर्नर का भी क्या किया जाने लगा, इस तरीके से यूज़ किया जाने लगा कि गवर्नर क्या किया करते थे, गवर्नर यूज टू प्रिवेंट द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन फ्रॉम एज्यूमिंग ऑफिस। ठीक है, अगर मेजॉरिटी पार्टी है तो मेजॉरिटी पार्टी हो या फिर कोलिशन हो, उसकी सरकार को बहुत ज़्यादा चलने नहीं देते थे वहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हो। खास तौर पर जब कोलिशन गवर्नमेंट हुआ करती थी तो जैसा अभी हमने पढ़ा भी कि कोलिशन गवर्नमेंट को क्या कर दिया जाता था, बिना मेजॉरिटी प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी दिए ही, बिना उनको ये अलाउ करे कि कम से कम आप मेजॉरिटी को तो प्रूव करो, उससे पहले ही क्या किया जा रहा था, उससे पहले ही वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता था। और अगर किसी अपोजिशन पार्टी के पास वो ये कह रहे हैं कि हम मेजॉरिटी प्रूव कर सकते हैं, हमें एक बार मौका दे दो, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गवर्नर को यूज़ किस लिए किया जा रहा था, गवर्नर का यूज़ किया जा रहा था ताकि वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को ख़त्म किया जा सके एंड एट द एंड सेंटर का कंट्रोल उस पर्टिकुलर राज्य में हो सके, इसीलिए वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी और यही चीज़ बताई गई कि आंध्र प्रदेश में एंड जम्मू कश्मीर में 1980s के एरा में, 1984 में स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, यही सेम टू सेम चीज़ हुई। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ओवरऑल हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग क्या ली, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ये ली कि पावर दी गई है सेंटर को, आर्टिकल 356 सेंटर इम्पोज कर सकता है, बट क्या देखा हम लोगों ने, हमने ये देखा कि जब सेंटर क्या करता है, सेंटर जब डोमिनेट करना चाहता है किसी भी राज्य में, क्योंकि वहाँ पर कोई और पार्टी की सरकार है, तो वो क्या करता है, सेंटर आर्टिकल 356 का मिसयूज़ करता है। ठीक है, गलत तरीके से यूज़ करता है एंड बार बार हमने क्या देखा, फिर इस पर्टिकुलर मिसयूज़ की वजह से सभी स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट के पास गए एंड सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा क्लियर गाइडलाइंस दी कि क्या प्रॉपर यूज़ है और क्या इम्प्रॉपर यूज़ है, ताकि दोनों के बीच के जो कन्फ्लिक्ट है वो क्या हो सके, वो एक तरीके से कम हो सके और हमारे फेडरलिज्म में सेंटर एंड स्टेट के बीच की जो कॉपरेशन है वो इंश्योर करी जा सके। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इस तरीके से ये वाला टॉपिक यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स, उसको शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।